दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला का सामान्य भूगोल खंड। इसमें हम क्रम से विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो सही उत्तर हो जाएगा महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थियरी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर, जिनका समयकाल 1894 से 1966 रहा, इन्होंने वर्ष 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। तो याद रखिएगा महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1927 में किया और 1949 में फ्रेड होयल ने इस सिद्धांत को बिग बैंग थियरी का नाम दिया था। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है आपके जे विल्सन, ए वेगनर, डू टोइट या एच हेस के द्वारा। तो सही उत्तर है ए वेगनर। दोस्तों आप जान लीजिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। तो याद रखिएगा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है किस रूप में? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो याद रखिएगा गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार की दृश्य होती है और खगोलविद गैलेक्सी को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार का। तो याद रखिएगा जो आकाशगंगा है या मिल्की वे ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 2005 में स्पीडर स्पीज स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं और विभ्रम के विपरीत इस बात के ज़्यादा स्पष्ट साक्ष्य पेश किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार या बेयर्ड स्पाइरल होता है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। तो सही उत्तर है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896
यानी 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी और लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक होता है किसका? ऑप्शन है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का। तो सही उत्तर है तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। और विभिन्न रंग के तारों का जो ताप होता है वो आप देख लीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तारों का कलर होता है ताप के आधार पर निर्धारित होता है। नीला कलर ये 50,000 से 28,000 केल्विन, नीला श्वेत 28,000 से 10,000 केल्विन। श्वेत जो तारे होते हैं या श्वेत कलर होता है तारों का, उनका तापमान 10,000 से 7,500 केल्विन। श्वेत पीत तारे 7,500 से 6,000 केल्विन। पीत तारे 6,000 से 4900 केल्विन। नारंगी 4900 से 3500 केल्विन और लाल रंग ये 3500 से 2000 केल्विन तक का इनका तापमान होता है। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हॉयल सीमा या फाउलर सीमा। तो सही उत्तर चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे जो हैं श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर, श्याम विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। ये पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के बाद लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र या श्याम विवर होता है क्या? तो सही उत्तर है श्याम विवर जो है ये सिमट गया तारा होता है। अगला प्रश्न है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष या धूमकेतु। तो सही उत्तर है कृष्ण विवर या ब्लैक होल ये तारों के कारण घटित घटना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो आप जान लीजिए, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ए ऑप्शन की कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं है क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी प्रकार के विकिरण को, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी नहीं निकलने देता है। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है वो लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका बहुत उच्च घनत्व है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सुपरनोवा है क्या? ऑप्शन है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा। तो सही उत्तर सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, इसलिए सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट की अवस्था है। अगला प्रश्न है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आपको बताना है 87, 88, 89 या 90। तो सही उत्तर 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार या आकाश में कुल 88 तारामंडल या कॉन्स्टिलेशंस हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या क्वासर। तो सही उत्तर कृष्ण मास्टर ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कृष्ण बीबर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वासर। तो सही उत्तर ब्रिटल स्टार। दोस्तों पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मेटा संघ और आयुरोडिया वर्ग से है जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री नितल पर रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव हैं जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से न होकर समुद्र से है। अगला प्रश्न है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है इसे नक्षत्र कहा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल या नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? ऑप्शन है विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीट लग्यूस या बिग डिपर। तो सही उत्तर है बीट लग्यूस, ऑप्शन सी। दोस्तों बीट लग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सबसे पहले 1836 में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा और सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, यहाँ पर 3 जो हैं कथन दिए गए हैं। आकाश स्याह काला है, बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, सही है। और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, ये आपका सही नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन बी 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो अंतरिक्ष यान में बैठा हो उसको आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य आकाश का तापमान लगभग 2.7 केल्विन या -270.45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? आपको बताना है। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। तो सही उत्तर प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। दोस्तों निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से
एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं और खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर के ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। यह क्षितिज पर पूर्व और पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती है और खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। इसलिए यदि कोई ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वो निश्चित ही विषुवत रेखा पर खड़ा है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास एक दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो सही उत्तर है ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। दोस्तों आप जान लीजिए ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, इसलिए पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तर्षि, मृग, वृश्चिक या वृष? तो सही उत्तर है सप्तऋषि। दोस्तों ध्रुव तारे या पोलरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके देखिए, टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस लूनर या बाइट? तो सही उत्तर बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। आप जान लीजिए बाइट कंप्यूटर प्रणाली में 8 द्विआधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। शेष सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो सही उत्तर है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए कि इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। सिंगुलैरिटी अंतरिक्ष काल या स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। और स्ट्रिंग थियरी इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित करके ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। और स्टैंडर्ड मॉडल, ये कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 यानी विद्युत चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है और सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय या दिवस या दिन? तो सही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजिए मानक समय जो है ये प्राकृतिक इकाई नहीं है समय की। मानक समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारण किया जाता है। कम देशांतरी विस्तार वाले देशों में सामान्यतः एक ही प्रामाणिक या मानक समय रेखा निर्धारित होती है, जबकि अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रामाणिक समय रेखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।